तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपके सैंपल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, यानी जिसमें हमने सारे के सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो सीबीएसई ने रिलीज किया। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेक्शन, सेक्शन बी, जिसके अंदर हम 21 से 24 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 2 मार्क्स के होंगे। देखिए, पेपर को हम सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने बाकी सेक्शन नहीं देखा तो भाई जाके देख लो, वीडियो आ चुकी है। क्या कर रहे हो गाइज, व्हाट आर यू डूइंग गाइज। चलो चलिए, पहला सवाल है, स्टडी द मैप थ्रोली एंड मेंशन द लैंग्वेज आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। देखो, वैसे तो हमें मैप पढ़ के आंसर देना है, लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि बेल्जियम के अंदर कितनी लैंग्वेज थी। अगर हम एथनिक कंपोजिशन देखें, तो हमें पता है देयर आर 2 मेजर लैंग्वेजेस। ठीक है, 2 मेजर लैंग्वेज थी। कौन सी थी? डच एंड फ्रेंच। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जगहों पर 1% जगह पे जर्मन भी बोली जाती थी। ठीक है, बट उसने मेन डोमिनेंटली पूछा। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो दैट आर डच एंड फ्रेंच। फ्रेंच वेलोनिया रीजन में बोली जाती थी मेरे बच्चे। ठीक है, और जो डच है वो फ्लेमिश रीजन में। अब सर ये कैसे याद रखें मेरे बच्चे? मैंने पहले भी बताया था, क्या 2 एफ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे इसमें, यानी फ्लेमिश फ्रेंच एक साथ नहीं आ सकते। दैट्स आर डच फ्लेमिश रीजन में और फ्रेंच वेलोनिया रीजन में। क्लियर? यहाँ पर भी यही मैप के अंदर दे रखा है, ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन। ठीक है, ये रहा आपका वेलोन जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और फ्लेमिश जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं। और ये जर्मन वाले पार्ट हो गया, थोड़ा सा ये जर्मन वाला पार्ट हो गया। क्लियर? तो ये बेल्जियम और डच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन 22 है। ए पार्ट है, मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और के अंदर उसमें से एक करना होगा। देखते हैं। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। देखो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन था स्पेनिश कॉन्करर्स का, वो जो हथियार है वो नहीं था। इसके अलावा क्या था? देखिए, हम जानते हैं स्पेनिश फ्लू, ये सारी जो बीमारियां थी, ठीक है, वो थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अमेरिकन्स के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण वो मरते चले गए। और ये वेपन से ज्यादा खतरनाक था, यानी बंदूक और गोली भी जो नहीं कर पाई, वो एक छोटी सी ने काम कर दिया मेरे भाई। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल तुम जानते ही हो, है ना, कोरोना वायरस। देखो, द स्पेनिश कॉन्करर्स मोस्ट पावरफुल वेपन वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बिकॉज दे यूज जर्म्स लाइक, जैसे उन्होंने जर्म यूज कर, जैसे स्मॉल पॉक्स जो स्प्रेड हुआ, फैलता गया कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। जब तक कोई यूरोपियन पहुंचता तब से उससे पहले तो बीमारी पहुंच चुकी थी। अमेरिका ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी, कोई इम्यूनिटी नहीं थी उनके पास इन डिजीज को लेकर जो यूरोप से आई थी। ठीक है, दिस डिजीज इरेज द होल कम्युनिटी, इसने पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया और वो जीत गए। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 16th सेंचुरी मेड इट इजी फॉर स्पेनिश टू ओवरपावर द अमेरिकास। और इसी वजह से जो स्पेनिश थे उन्होंने अमेरिकन को ओवरपावर कर लिया, यानी यूरोपियन के पहुंचने से पहले उनकी बीमारी वहां पहुंच गई और बीमारी ने पहुंचते ही के साथ ही पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म कर दिया। सीधी बात है बेटा, जब कम्युनिटी खत्म हो जाएगी तो कछु बचेगा नहीं, जब कछु बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? कछु ना होगा। बस दूसरा क्वेश्चन का क्या रहा? ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड देयर ट्रैवल। अरे बिल्कुल सही बात है यार, तुम यहाँ से अमेरिका जाते हो, वहां के अंदर जाके लिट्टी चोखा खिला रहे हो अमेरिकन को। तुम यहाँ से ले गए हो दाल बाटी चूरमा, वहां खिला रहे हो। वो लेके आए पिज्जा बर्गर, यहाँ पर आए पिज्जा बर्गर के अंदर से तुमने मीट हटाया, आलू डाल दिया, पनीर डाल दिया, सब कह रहा हूँ मस्त चल रहा है। तो भाई वही है, ट्रैवलर्स जब घूमते तो खाना भी लेके जाते हैं। तुम कहते हो क्या? मोमोज। अच्छा मोमोज, क्या बात है। देखो, इट इज बिलीव दैट जो नूडल्स है ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना, वो वेस्ट फ्रॉम चाइना से आए। तो स्पैगेटी बनने से पहले चाइना में थे। परहैप्स अरब ट्रेडर्स जो पास्ता को लेके गए सिसिली और आइलैंड के अंदर, जो इटली के अंदर आज है। ठीक है, पास्ता वहां यहाँ से गया। इसी तरीके से इंडिया और जापान के अंदर कुछ फूड्स है जो सेम है एंड द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। और कुछ फूड्स को तो हम जान ही नहीं सकते कि भैया ओरिजिन इनका कहाँ से आया, कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए कहाँ चले गए, अब तो पेट में। वैसे मैनी ऑफ आवर कुछ कॉमन फूड्स हैं, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर। ये हमें पता ही नहीं था अंटिल अबाउट 5 centuries अगो,
5 सेंचुरीज पहले तक दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप, ये सिर्फ यूरोप में थे। और यही रीजन है बेटा कि यूरोप के अंदर वहां पे आलू सबसे ज्यादा खाया जाता था। एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसे उसने डिस्कवर किया जो वास्ट कॉन्टिनेंट है, दैट वुड लेटर बिकम, उसको बाद में अमेरिका कहा गया। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉर्न फूड्स केम फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द अमेरिकन इंडियंस। और कुछ तो हमने अमेरिकन इंडियन से खाने की चीजें ली। बेटा सोयाबीन इंडिया में नहीं था, सोयाबीन बाहर से आया, यूरोप से आया। सोयाबीन कैसे आया? सोयाबीन वहां पे जो जानवर थे उनको खिलाया जाता था कि वो फैल जाए, तो यहाँ पर आके हम खाने लगे। ही बहुत सारे इंडियन कल्चर के अंदर फूड नहीं था, लेकिन हम ठूसते चले। नेक्स्ट आता है मिस्टर प्लानी फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, पलानी कहां से? तमिलनाडु से। विशेष टू कल्टिवेट आया, या तो टी कल्टिवेट करना चाहते वीट। देखो तमिलनाडु से पता चलिए सदर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट के अंदर बेटा हम सबको पता है क्या होती है, टी होती है, वीट तो नहीं होता, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, क्लाइमेट, वहां की सोइल अच्छी नहीं। विच वन ऑफ द क्रॉप्स आउट ऑफ द टू कैन कल्टिवेट? कौन से स्टेट में हो सकती है? बड़ा है सब्स्टिट्यूट। अरे भाई सब टी हो सकती है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी पाई जाती है, वहां बारिश होती है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के अंदर जो सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टी की है। जो टी प्लांट है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया क्लाइमेट में होते हैं, जहाँ पे डीप फर्टाइल और वेट ड्रेन लैटराइट सॉइल चाहिए, जो वहां पर है, जिसमें ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर हो। टी बुशेज रिक्वायर वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसी जगह चाहिए उसे जहां पर बर्फ ना गिरती हो, और तमिलनाडु में बर्फ नहीं गिरती। ठीक है बेटे, फ्रीक्वेंट कुछ बारिश होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु वाला जो इलाका है आपका, ठीक है, यहाँ पर बारिश तो होती रहती होगी, क्यों? बे ऑफ बंगाल ओशंस की साइड है, और बारिश यहाँ पर नॉर्मल है कि बारिश हो जाती है, जैसे मुंबई के अंदर बारिश हो जाती है, और इसकी वजह से कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, और जो लीव्स है वो बहुत मुलायम होती है, जिसको आप टीज के अंदर यूज करते हैं मेरे बच्चे। क्लियर? सिंपल सा आंसर था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं आया, बस ऑर्गेनिक मैटर लगाया और इसने बता दी कि भैया फ्रीक्वेंट शावर चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्वेश्चन की डिपेंडेंसी देखो, क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो। क्रॉप एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, लेकिन उसने कहा यार डायरेक्ट कैसे पूछूं कि टी के लिए कोई क्या अच्छा। हमने कहा एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, ठीक है, वहां पर उसको एक फसल उगानी है, तो फिर वो कैसे उगा सकता है, इसके लिए कोई दो तर्क दे दो। यानी बच्चे वो डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकता था, टी अगर जहां पर टी उगाते हैं यानी टी कल्टीवेट करते हैं, उसके दो कंडीशन बता दो। उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे पूछ लूं, हम तो सीबीएसई, हम डायरेक्ट थोड़ी पूछे। तो बच्चे पहले आपको स्टेट देखना है, स्टेट के हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है कि यहाँ पे टी आएगा या वीट आएगा, फिर जो आ जाए उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी लिख देनी है मेरे बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं। मेंशन एनी टूरिज्म टू स्टेट दैट इंडिया फेडरल कंट्री, भारत एक संघ है। अब सभी जानते, देखो मैंने तुम्हें लेक्चर में बता रखा है, इंडिया इज क्वासी फेडरल। कैसा है मेरे बच्चे? क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब क्या होता है? जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, मेरा बाल को क्वासी फेडरल, क्वासी का मतलब होता है फेक, जाने फेक मतलब हम सेमी फेडरल है बेटा। हमारे यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है, बट फेडरल के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है। बट इन इंडिया सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। अब ये ऐसा क्यों है? ये 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, चलिए देखो दो तरीके हैं, हम जानते हैं फेडरल कंट्री के अंदर पावर डिवाइड होती है, पावर बाइफिकेट होती है। देखो पहला डिवीजन ऑफ पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेट्स करता है कि जो पावर है सेंट्रल और स्टेट में बटेगी, बिल्कुल। एंड बोथ हैव देयर सेपरेट एरिया, और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जुडिक्शन सबकी अलग है। जो 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसने यूनियन लिस्ट बनाई है, स्टेट लिस्ट बनाई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है। एक और लिस्ट होती है जिसको रेसिडुअल लिस्ट कहते हैं, और हिंदी के अंदर ठीक है अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं उसे। ठीक है, कॉन्करेंट विच डिफाइन द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक आएंगे, किसमें? यूनियन लिस्ट में जितने टॉपिक आएंगे उस पर सब पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाती है, कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर हल्का सा भी थोड़ा तकरार होगा, कंफ्यूजन होगी, तो हम मानते हैं किसकी है? सेंटर की। अब क्या सिर्फ स्टेट पे स्टेट बना सकता है? नहीं। 11th में आप एक सिनेरियो पढ़ोगे, वहां पे ये लिखा है कि अगर राज्यसभा चाहे तो सेंटर को ये पावर दे दे कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। स्टेट मतलब स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सेंटर कानून बना सकते हैं मेरे बच्चे। आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है वो सरकारों पर किसी चीज के लिए। जो इंडिया के पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
हाई जुडिशियल अथॉरिटी है कंट्री के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, बताने का काम भी करेगा। क्या चीज संवैधानिक है या असंवैधानिक है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा आपको। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्प्यूट है वो भी यही सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा है हमारे पास, जो अपर हाउस है इंडिया पार्लियामेंट का, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। उसके अंदर राज्यसभा के अंदर जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। यानी क्या है, अब इसको समझ लो, ये बड़ा अच्छा है कि राज्यसभा के अंदर क्या होता है। देखो हमारे स्टेट के अंदर सीएम होते हैं, आपको हाँ सर सीएम की कैबिनेट होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। और सीएम का जो इलेक्शन होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कहते हैं। अब जब ये लोग जीत जाते हैं तो हर एक सिंगल स्टेट को कुछ सीट दे रखी है राज्यसभा की, जैसे 7, किसी के पास 3 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, अलग अलग सीट दे रखी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब मान के लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 सीट है, कितनी 3। अब ये जो लोग होंगे जो जीत कर आए होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो जीत के आया होगा, बेशक वो सरकार बना रहा हो चाहे ना बना रहा हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, चाहे वो फेवर में हो चाहे फेवर में ना हो, वो सब उन व्यक्तियों को चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा को कहना है अपर हाउस, जो लोकसभा के पैरेलल। क्लियर, तो यहाँ पर भी वही बता रहा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जो फैक्टर ये कंट्रीब्यूट करता है एक फेडरल कंट्री जहाँ पे पावर डिवाइड है सेंटर स्टेट। यानी हमने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अकॉर्डिंग कर रखा है कंट्री के बेसिस पे। अगर कंट्री के अंदर देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास लोकसभा नहीं है, हमारे पास राज्यसभा भी है जिसके अंदर स्टेट्स की बातें सुनी जाती हैं गाइस। समझ में आया? तो गाइस यहाँ पर एंड होते हैं हमारे सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन। आई होप पसंद आया, समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक की सारी वीडियोस नहीं देखी तो बिल्कुल जाके देखें, क्योंकि जो पेपर है उसको हमने बाइफिकेट कर रखा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लोगों की तरह बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।